नमस्कार। वर्ल्ड न्यूज में आज ईरान और इजराइल के बीच की ये जंग 7 दिनों से चल रही है और हर दिन ये जंग और तेज होती जा रही है। इजराइल के लिए अब ये जंग भारी पड़ती नजर आ रही है। उसके पास हथियार कम पड़ रहे हैं, वहीं ईरान रोज नए नए घातक हथियारों से चौंका रहा है। अमेरिका भले ही इस जंग में इजराइल के साथ खड़ा हो, लेकिन ईरान जिस तरह से इजराइल पर हमले कर रहा है, उसके आगे अमेरिकी हथियार भी फेल हो गए हैं। तो ईरान के हमलों के आगे अमेरिकी हथियार भी हुए फेल। इजराइल में ईरान ने अब किस मिसाइल से किया हमला, क्या है इस जंग के मौजूदा हालात, इन सब पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा। लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख लें जिन पर आगे होगी बात। ईरान इजराइल युद्ध से बढ़ा तनाव, लैटिन अमेरिकी देशों ने की ईरान पर इजरायली हमलों की निंदा, यूएनएससी ने बुलाई बैठक। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने फिर कहा, मैंने हिंदुस्तान पाकिस्तान युद्ध रुकवाया। पीएम मोदी ने खारिज की थी मध्यस्थता। मुनीर से मुलाकात के बाद ट्रंप बोले, मुझे पाकिस्तान से प्यार। बांग्लादेश में राजनीतिक संकट के बीच शेख हसीना की होगी वापसी, अवामी लीग ने यूनुस सरकार को दी खुली चुनौती। और चलते चलते में देखेंगे, क्या ब्लैक होल के अंदर मौजूद है हमारा ब्रह्मांड, वैज्ञानिकों की नई थ्योरी आई सामने। इन सभी खबरों पर हम विस्तार से करेंगे बात, लेकिन पहले एक नजर हेडलाइंस पर। कनाडा एजेंसी ने हिंदुस्तान पर दखलंदाजी का लगाया आरोप, सीएसआईएस की रिपोर्ट में दावा, ट्रांसनेशनल दमन में मेन रोल निभाता है हिंदुस्तान। लॉरेंस बिश्नोई गैंग को आतंकवादी घोषित करो, कनाडा में ब्रिटिश कोलंबिया के प्रधानमंत्री डेविड एबी की मांग, भारत की जेल में बंद है गैंगस्टर लॉरेंस। अर्जेंटीना में पूर्व राष्ट्रपति क्रिस्टीना फर्नांडिस की नजरबंदी शुरू, हजारों लोग समर्थन में सड़कों पर उतरे। भ्रष्टाचार मामले में दोषी पाए जाने के बाद 6 साल घर में ही नजरबंद रहने की मिली है सजा। मेरे चाहने वाले अब मुझसे और ज्यादा प्यार करते हैं, मागा समर्थकों की नाराजगी की अटकलों के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान। तो ईरान और इजराइल की जंग ने सबकी नींद उड़ा दी है। ईरान के हमलों ने इजराइल की जनता को बंकरों में गुजर बसर करने के लिए मजबूर कर दिया है। ईरान एक के बाद एक नए हथियार निकाल रहा है जो इजराइल में भारी तबाही मचा रहे हैं, जिसका अंदाजा इजराइल को भी नहीं था। ऐसे में इजराइल की तरफ से भी ईरान में अराक हैवी वाटर रिएक्टर पर हमला कर दिया गया। हालांकि हमले के बाद हुए नुकसान की फिलहाल कोई जानकारी नहीं मिली है, लेकिन कुछ घंटे पहले ही इजरायली सेना ने अराक और खुंडब शहर के लोगों को इलाका खाली करने की चेतावनी दी थी। इस हमले के जवाब में ईरान ने इजराइल के 4 शहरों तेल अवीव, बीरशेबा, रमतगढ़ और होलोन पर 30 मिसाइलें दागी। इसमें 176 लोग घायल हुए हैं, 6 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। ईरान के हमलों में हो रहे भारी नुकसान को देखते हुए इजराइल अब हमलावर रुख अपनाने के बजाय विक्टिम कार्ड खेलने लगा है। जिस इजराइल ने इस जंग की शुरुआत की थी, अब वो ये कह रहा है कि ईरान जानबूझकर इजरायली नागरिकों और अस्पतालों को निशाना बना रहा है। 7वें दिन भी दोनों देशों के बीच तनाव कम होता नजर नहीं आ रहा। इजराइल के खिलाफ ईरानी मिसाइलें लगातार पूरी दुनिया को चौंका रही हैं। अब तक ईरान ने बैलिस्टिक और कुछ हाइपरसोनिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया है। पहले ही अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल फतह का इस्तेमाल ईरान कर चुका है और अब पहली बार उसने अपनी सजील मिसाइल भी दागी है, जो कि एक मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। सजील मिसाइल की रेंज 2000 किलोमीटर है। ईरान ने कहा कि मिसाइलें कब्जे वाले क्षेत्रों यानी इजराइल के उन हिस्सों पर दागी गई जिन पर ईरान दावा करता है कि वे फलस्तीन की है। इस हमले की जानकारी ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी आईआरजीसी ने दी। आईआरजीसी ने चेतावनी भरे बयान में कहा कि अब इजराइल का डिफेंस सिस्टम टूट चुका है और कब्जे वाले क्षेत्रों के आसमान ने ईरानी मिसाइलों और ड्रोन के लिए अपने दरवाजे खोल दिए हैं। हाल ही में अमेरिकी मीडिया हाउस वॉशिंगटन पोस्ट और वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि इजराइल के पास अब एरो डिफेंस सिस्टम की मिसाइलें खत्म हो रही हैं। इन्हीं की मदद से इजराइल अभी तक ईरान की मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने की कोशिश कर रहा है। यही नहीं, अमेरिका की तरफ से इजराइल को जो मदद भेजी जा रही है वो भी ईरानी हमलों के आगे नहीं टिक पा रही। ईरान ने दावा किया है कि उसने इजराइल के 5वें F-35 लड़ाकू विमान को मार गिराया। यह दावा वरामिन काउंटी के प्रमुख ने किया है। उन्होंने IRNA समाचार एजेंसी से कहा कि ईरान के एयर डिफेंस फोर्सेस ने तेहरान प्रांत के वरामिन शहर के ऊपर एक इजरायली F-35 लड़ाकू विमान को मार गिराया।
हालांकि इजरायल ने अभी तक अपने एक भी F-35 लड़ाकू विमान के ईरान में मार गिराए जाने की पुष्टि नहीं की है। लेकिन अगर ईरान का यह दावा सच साबित होता है तो यह अमेरिका के लिए बड़ा झटका होगा, जो F-35 को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ लड़ाकू विमान बताता है। ऐसे में यह जंग उलझती ही जा रही है। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां हम बात करेंगे ईरान और इजरायल युद्ध पर तमाम देशों के रुख की। तो जैसे जैसे ईरान और इजरायल की ये जंग तेज होती जा रही है, इसे लेकर तमाम देशों की टेंशन भी बढ़ती नजर आ रही है। मिडिल ईस्ट पहले से ही काफी अस्थिर है। रूस, यूक्रेन, इजरायल, गजा के बीच पहले से ही जंग छिड़ी हुई है। ऐसे में ईरान और इजरायल के बीच खुले इस मोर्चे ने मिडिल ईस्ट में भारी तबाही की आशंका बढ़ा दी है। कई देशों ने इजरायली हमलों की कड़ी निंदा की है। दरअसल इजरायल ने ही अचानक से ईरान पर हमला किया और जिसके बाद ईरान की तरफ से उसे मुंहतोड़ जवाब दिया गया और दोनों देशों में जंग छिड़ गई। रूस ने अमेरिका से जंग रुकवाने की बात कही थी और बाद में दोनों देशों में मध्यस्थता की भी बात कही, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को यह मंजूर नहीं दिख रहा। ट्रंप ने इस पर दो टूक जवाब देते हुए कहा कि पहले अपना रूस यूक्रेन वाला मामला सुलझाओ, बाद में मिडिल ईस्ट की चिंता करना। इस जंग में अमेरिका की भूमिका को लेकर पहले से ही चिंता जताई जा रही है। यह दावा किया जा रहा है कि इजरायल को अमेरिका से मिल रही मदद मिडिल ईस्ट को पूरी तरह से अस्थिर कर देगा। लेकिन ट्रंप के रुख में फिलहाल कोई बदलाव नहीं दिख रहा। वहीं कई लैटिन अमेरिकी देशों ने भी इस जंग के लिए इजरायल की कड़ी निंदा की है। पार्स टुडे के मुताबिक क्यूबा के राष्ट्रपति मिगेल डियाज कैनेल ने ज़ायोनी शासन के हमलों की निंदा करते हुए कहा कि यह हमला पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ाने और अप्रत्याशित नतीजों के साथ अंतरराष्ट्रीय व क्षेत्रीय शांति को खतरे में डालने वाला है। इजरायल की बर्बरता को रोका जाना चाहिए और अंतरराष्ट्रीय कानून का सम्मान किया जाना चाहिए। वहीं वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने इजरायली पीएम बेन्यामिन नेतन्याहू को 21वीं सदी का हिटलर ही बता दिया। वेनेजुएला के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा कि ये एक जंगी कार्यवाही है जो ज़ायोनी शासन के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू के लंबे आपराधिक इतिहास में एक और अध्याय जोड़ता है। एक ऐसा शासन जिसका विनाशकारी तंत्र किसी भी कानून का पालन नहीं करता। इसके अलावा निकारागुआ सरकार का भी बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने इजरायली हमलों को अंतरराष्ट्रीय समझौतों के सभी नियमों और मानदंडों का उल्लंघन बताते हुए कहा कि इजरायल लगातार दुनिया को एक अप्रत्याशित पैमाने और परिणामों वाले युद्ध के खतरे में डाल रहा है। वहीं मैक्सिको के विदेश मंत्रालय ने भी गहरी चिंता जताई और मध्य पूर्व में हिंसा की बढ़ती लहर की निंदा की। साथ ही उन कार्यों से बचने की अपील की जो नागरिकों की जान जोखिम में डालते हैं। चिली की कम्युनिस्ट पार्टी ने भी अपने बयान में इजरायली शासन द्वारा ईरान पर हमले की निंदा की, जबकि उत्तर कोरिया ने तो इजरायल को मिडिल ईस्ट की शांति के लिए कैंसर और दुनिया की शांति सुरक्षा को बर्बाद करने वाला मुख्य अपराधी ही बना दिया। उत्तर कोरिया ने अमेरिका और यूरोपीय देशों को भी चेतावनी दी है कि वो इस युद्ध में हस्तक्षेप ना करें। जिस तरह से ईरान और इजरायल में युद्ध बढ़ता जा रहा है, उसने पूरी दुनिया में तीसरे विश्व युद्ध का खतरा बढ़ा दिया है और इसी को देखते हुए अब यूएनएससी की भी बैठक बुलाई गई है, जिसमें इस संघर्ष को लेकर विस्तृत रूप से चर्चा होगी। और अब अगली खबर में बात पाकिस्तान की। तो पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर 5 दिन की अमेरिका यात्रा पर हैं। राष्ट्रपति ट्रंप के साथ उन्होंने लंच किया। मुनीर और ट्रंप के लंच पर हिंदुस्तान समेत पूरी दुनिया की नजरें थी। इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर कहा कि उन्होंने हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच की जंग को रुकवाया। मुनीर से मुलाकात के बाद ट्रंप ने कहा कि मैं उन्हें यहां इसलिए बुलाया क्योंकि मैं उन्हें युद्ध में न जाने और इसे समाप्त करने के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। प्रधानमंत्री मोदी कुछ समय पहले ही यहां से गए हैं और हम भारत और पाकिस्तान के साथ व्यापार समझौते पर काम कर रहे हैं। मैं बहुत खुश हूं। 2 बहुत ही समझदार लोगों ने युद्ध जारी न रखने का फैसला किया। आज मुनीर से मिलकर मुझे सम्मानित महसूस हुआ। मैंने युद्ध रोक दिया। मैं पाकिस्तान से प्यार करता हूं। मैंने पाकिस्तान और भारत के बीच युद्ध रोक दिया। इस व्यक्ति यानी असीम मुनीर ने पाकिस्तान की तरफ से और प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की तरफ से इसे रोकने में बहुत प्रभावशाली भूमिका निभाई। दोनों ही परमाणु संपन्न देश हैं। मैंने 2 प्रमुख परमाणु राष्ट्रों के बीच युद्ध रोका। यानी ट्रंप ने एक बार फिर दावा किया कि उन्होंने ही हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच युद्ध रोक दिया, जबकि एक दिन पहले ही हिंदुस्तान की तरफ से यह दावा किया गया था कि पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच फोन पर 35 मिनट तक बातचीत हुई थी, जिसमें पीएम मोदी ने ट्रंप को बता दिया था कि पाकिस्तान से सीज फायर पाकिस्तान की डिमांड पर हुआ है। इसमें किसी भी तीसरे देश ने मध्यस्थता नहीं की है। लेकिन ट्रंप ने हिंदुस्तान के दावे पर सवाल उठा दिए।
तो वहीं पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने तो सीजफायर का पूरा क्रेडिट ही ट्रंप को दे दिया और इसके लिए ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार देने की डिमांड तक कर दी। मुनीर ने ट्रंप के लिए यह पुरस्कार हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच सीजफायर कराने में ट्रंप की अहम भूमिका के लिए मांगा। ट्रंप ने मुनीर को इसके लिए शुक्रिया भी कहा। उन्होंने कहा कि मुझे पाकिस्तान से प्यार है। और अब अगली खबर में बात होगी बांग्लादेश की। तो 5 अगस्त 2024 को बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ था। शेख हसीना, जो उस समय प्रधानमंत्री थी, उन्हें देश छोड़कर भागना पड़ा था और तभी से वो हिंदुस्तान में शरण लिए हुए हैं। तो दूसरी तरफ बांग्लादेश की सियासत में तूफान आया हुआ है। कार्यवाहक सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस के खिलाफ अब आंदोलन चल रहे हैं। उन्होंने फरवरी में चुनाव कराने का वादा किया है, लेकिन शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग पर चुनाव में हिस्सा लेने पर रोक लगा दी गई। अवामी लीग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, जिसके चलते बांग्लादेश में सियासी टकराव बढ़ गया है। इन सब के बीच अब खबर आ रही है कि पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना जल्दी ही बांग्लादेश लौट रही हैं। बांग्लादेश पहुंचने के साथ ही वो लोकतंत्र की बहाली के लिए आंदोलन भी शुरू करेंगी। अवामी लीग के वरिष्ठ नेता उबैदुल कादर ने दावा किया कि बांग्लादेश में मौजूदा स्थिति विदेशी साजिश का नतीजा है, जिसका मकसद हसीना को सत्ता से हटाना और लोकतांत्रिक ताकतों को दबाना था। कादर ने कहा कि 5 अगस्त 2024 देश के लिए एक काला दिन था, जब हसीना को सत्ता से हटाकर देश में अस्थायी सरकार का गठन हुआ। उनका दावा है कि इसके बाद से लोग डर के साए में जी रहे हैं और बेहतर दिनों के इंतजार में हैं। लोग अब खुलेआम कह रहे हैं कि हसीना के शासन में देश बेहतर स्थिति में था। मौजूदा संकट में चरमपंथी ताकतें हावी हो गई हैं। कादर ने आरोप लगाया कि वर्तमान अंतरिम सरकार के प्रमुख नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस का एजेंडा भारत की छवि खराब करना और बांग्लादेश के लोकतांत्रिक संस्थानों को समाप्त करना है। हसीना पिछले साल भारत आ गई थी। उन्होंने भी हाल ही में एक ऑडियो संदेश में यूनुस पर हमला बोला था। उन्होंने कहा था कि यूनुस ने देश को अस्थिर करने की कोशिश की है और आतंकवादियों को समर्थन दिया है। और कादर ने भी शेख हसीना के इसी दावे को दोहराया है। कादर ने कहा कि चुनाव अनिश्चित है। सभी कट्टरपंथी और चरमपंथी ताकतें हमसे डरती हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि अगर हम चुनाव लड़ेंगे तो उन्हें हार का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि पार्टी कानूनी और राजनीतिक तरीके से लड़ाई जारी रखेगी और हसीना के नेतृत्व में वापसी होगी। कादर ने कहा कि वर्तमान यूनुस सरकार विदेशी हितों की कठपुतली बन गई है। यूनुस के नेतृत्व में कई मंत्री विदेशी पासपोर्ट धारक हैं, जो देश को नुकसान पहुंचाने के बाद भाग सकते हैं। इस बीच बांग्लादेश में हिंसा बढ़ रही है। हसीना के समर्थकों पर हमले की खबरें आ रही हैं। और अब चलते चलते में हम बताएंगे आपको ब्लैक होल के नए राज के बारे में। तो ब्रिटेन के वैज्ञानिकों ने बिग बैंग थ्योरी पर सवाल उठा दिए हैं। अपनी रिसर्च में उन्होंने दावा किया कि ब्रह्मांड को लेकर बिग बैंग थ्योरी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। तो आखिर क्या है ये बिग बैंग थ्योरी, जिस पर ब्रिटेन के वैज्ञानिकों ने सवाल उठाए हैं? पहले हम इसे ही समझ लेते हैं। बिग बैंग की थ्योरी बताती है कि हमारा पूरा ब्रह्मांड लगभग 14 अरब साल पहले एक छोटे से बिंदु से शुरू हुआ था। इसके बाद अचानक विस्फोट की तरह यह बिंदु फैला और सभी दिशाओं में फैलने लगा। इसके बाद लाखों करोड़ों सालों में हमारी धरती, तारे, ग्रह और आकाश गंगाएं बनने लगी। ब्रिटेन के पोर्ट्समाउथ विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने फिजिकल रिव्यू डी में प्रकाशित शोध में इस विचार को खारिज कर दिया है और कहा है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति एक विशाल गुरुत्वाकर्षण पतन यानी ग्रेविटेशनल कोलैप्स के कारण हुई थी, जिसने एक विशाल ब्लैक होल का निर्माण किया था। ब्लैक होल यूनिवर्स नाम का यह सिद्धांत पुराने विचार से बिल्कुल उलट है कि ब्रह्मांड अनंत घनत्व वाले बिंदु से आया है, यानी सिंगुलैरिटी। नया विचार यह कहता है कि ब्लैक होल के अंदर का पदार्थ कंप्रेस्ड हो गया और फिर स्प्रिंग की ही तरह बाहर उछला। माना जाता है कि इसी उछाल के कारण ब्रह्मांड अस्तित्व में आया। इस रिसर्च में यह बताया गया है कि ब्रह्मांड शून्य से नहीं बना है, बल्कि यह खत्म होने और फिर से विस्तार होने के चक्र से जुड़ा हुआ है। इस अध्ययन ने ब्रह्मांड की शुरुआत के बारे में लंबे समय से चले आ रहे विचारों को चुनौती दी है। प्रोफेसर एनरिक गस्टानागा के मुताबिक जब ग्रेविटी के कारण पदार्थ ढह जाता है, जिसे ग्रेविटेशनल कोलैप्स भी कहते हैं, तो यह हमेशा अनंत घनत्व के बिंदु पर खत्म नहीं होता। इसके बजाय ये बहुत घना भी हो सकता है और उछलकर एक नया ब्रह्मांड बना सकता है। यानी ब्रह्मांड कैसे बना है, इस पर अब नए सिरे से बहस शुरू हो गई है। तो आज इस वर्ल्ड बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रेडी बी लाइव के साथ और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।